चलिए फिर उसके आगे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जो नेशनल आपका पार्ट था उसका आधा हमने लगभग कवर कर लिया था, और मैक्सिमम जो पार्ट है, जो घटनासार नई अपडेटेड आई है, उसका मैक्सिमम पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब बचा हुआ पार्ट इसमें देखेंगे, और जो रिपीट होगा पिछली घटना चक्र से उसको थोड़ा स्पीड से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए जरूरी है याद रखना, और क्या क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, उन तथ्यों पर हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की न्यूज क्या है। पहली पहली न्यूज है कि दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ जानने वाली बात क्या है, इसके बारे में पहले समझने से पहले इस न्यूज को ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है। देखो, ई कचरा क्या है, आपका लैपटॉप्स वगैरह जैसे जो खराब हो जाते हैं, मोबाइल खराब हो जाता है, ये सब आपका जब यूज में नहीं रहता है तो आपका क्या हो जाता है, ये ई वेस्टेज हो जाता है। अब बोले ई वेस्टेज को सर्कुलर इकोनॉमी में भी प्रयोग करना है, क्योंकि इसको रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये ई वेस्टेज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, साथ ही हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। तो इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि हम पूरे भारत में 4 इको पार्क विकसित करेंगे, और इन 4 इको पार्क का कार्य क्या होगा, यही जो ई वेस्टेज है इसको सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाना। ठीक है, अब बोले इसी संदर्भ में ये न्यूज ये है कि पहला जो आपका इकोनॉमिक जो ई वेस्टेज इको पार्क है, ये कहां स्टैब्लिश हुआ है, दिल्ली में, और दिल्ली में भी नॉर्थ दिल्ली के पार्ट में होलंबी कला क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर, होलंबी कला क्षेत्र में आपका यह जो इको पार्क है यह स्थापित किया गया है। न्यूज क्लियर हुई। अब इसके साथ ही साथ भारत के संदर्भ में यह याद रखना है कि भारत इको वेस्ट जो आपका ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट के प्रोडक्शन के मामले में भारत की रैंक क्या है, तीसरी है। हो सकता है यह भी क्वेश्चन बन जाए कि जो ई वेस्टेज के प्रोड्यूसर के मामले में भारत कहां पर एग्जिस्ट करता है, भारत का रैंक क्या है, तीसरा स्थान है। ठीक है, समझ में आया। तो करंट की न्यूज याद हो गई, और करंट से संबंधित जो आपसे डेटा फैक्ट पूछा जा सकता है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज चलते हैं। अगली न्यूज है आपकी टाइगर रिजर्व को लेकर के। देखो, टाइगर रिजर्व को लेकर नहीं है, नेशनल पार्क को लेकर के है। अब नेशनल पार्क के संदर्भ में यह न्यूज है कि अभी हमें यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। तो 107 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिमलीपाल। और सिमलीपाल कहां पर स्थित है भाई, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा का यह जो आपका टाइगर रिजर्व है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है, और उड़ीसा के ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथ ही इसको अधिनियमित किस कानून के तहत किया जाता है, यह भी पूछा जाता है एनवायरमेंट में, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। इसके तहत ही आपका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है। और पता होना चाहिए कि जब भी कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, अर्थात वहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बहुत ही लिमिटेड, ना के बराबर एकदम हो जाती हैं, खत्म कर दी जाती है। वहां पर आप कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई गतिविधि नहीं कर सकते हो। क्लियर बात है। तो अब 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। ठीक है, कहां पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। और कहां, किस डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के अगर पूछ लिया, अगर थोड़ा और डिटेल से चले गए तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट बताना है। इसकी एक खासियत यह है कि यहाँ पर मेलनिस्टिक बाघ जो है इसका एकमात्र आवास है, ये कौन सा, सिमलीपाल जो आपका टाइगर रिजर्व है। तो जो आपका मेलेनिस्टिक क्या होता है, जो मिलेनिन पता है ना, मिलेनिन जो बॉडी में सिक्रीट होता है आपके, तो मिलेनिन हार्मोन्स के चलते जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो इसी कारण यह जो बाघ होते हैं, इन बाघ की स्किन का कलर डार्क रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, जिसके चलते इनको नाम दिया जाता है मेलेनिस्टिक बाघ। और इसका एकमात्र आवास कहां पर है, मयूरभंज जो आपका ये टाइगर रिजर्व है जिसे नेशनल पार्क 107वां घोषित किया गया है, यहीं पर स्थित है। क्लियर। तो ये इतना महत्वपूर्ण था इसके बारे में जानना। अब अगली न्यूज पर, हाँ साथ ही साथ चलो थोड़ा और देखो, यहां पर दिया हुआ है जैसे जैसे इस सिमलीपाल नेशनल पार्क से संबंधित 2 झरने दिए हुए, बाई चांस 2 आपसे वाटरफॉल्स वगैरह पूछ लिए गए, तो एक है आपका बरेही पानी और जोरांडा। ठीक है, अब बोलो ऐसे याद रखो, देखो सिमलीपाल में अगर आपको वाटरफॉल यानी कि पानी, बोले पानी जोरों का बहता हुआ दिख रहा था, पानी जोरों का बहता हुआ दिख रहा था, कहां पर, सिमलीपाल में। तो जो जलप्रपात आप सिमलीपाल गए नेशनल पार्क, वहां पर देखा आपने जोरों से पानी बह रहा था। अब जोरों से आपने जोरांडा याद किया एक वाटरफॉल, और पानी से आपने बरेही पानी याद किया, तो दोनों देखो वाटरफॉल हमें याद हो गए। ठीक है, कहां पर है, नया जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है सिमलीपाल, यहां पर है। दूसरा एक और दिया हुआ है यहाँ पर फैक्ट, देखो लोधा, लोधा जो है आपकी यहाँ पर पीवीटीजी है। पीवीटीजी है क्या है भाई, पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो आपकी ट्राइबल ग्रुप है। और पीवीटीजी कब चर्चा में आया, समझो बात को। ट्राइब्स तो आपको पता होगा ना, हमारे यहाँ पर जो जनजाति समूह है, उन जनजाति समूह में भी आर्थिक या सामाजिक रूप से जो और ज्यादा पिछड़ी हुई जनजातियां हैं उन्हें पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया। आपको धेबर आयोग पढ़ा होगा ना, धेबर कमीशन के द्वारा ही ये सलाह दी गई कि यहाँ पर जो आपकी जनजाति समूह में और ज्यादा रूप से जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं उनके लिए आप पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बनाओ। और उस पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में जो आपकी 75 जनजातियां हैं शामिल की गई हैं, यानी कि ट्राइब्स में भी और पिछड़ी ट्राइब्स कितनी है भारत में, 75 है अभी वर्तमान समय में। उन 75 ट्राइब्स में से एक ट्राइब आपकी, और हाँ एक चीज और,
अगर पूछा जाए राज्य के तौर पर कि सबसे ज्यादा पीवीटीजी कहां पर है ना, जो ये पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो इसी उड़ीसा राज्य में है। तो बोले जब उड़ीसा राज्य में है तो इस नेशनल पार्क से जुड़ी हुई एक ट्राइब यहाँ पर दी हुई है लोधा ट्राइब, और ये लोधा ट्राइब भी कहां पर मौजूद है, इसी क्षेत्र में रहती है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। कहां रहती है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ से क्लियर हुए। एक तो नेशनल पार्क से संबंधित फैक्ट क्लियर हुआ, 107वां नेशनल पार्क बना हुआ है। दूसरा भैया कहां पर है, ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल, और उड़ीसा में सिमलीपाल के साथ साथ एकमात्र मेलेनिस्टिक बाघ है, इसका आवास है, क्लियर। उसके बाद में 2 वाटरफॉल देखे, जोरों से पानी बहता हुआ, है ना, तो 2 वाटरफॉल हमें याद हो गए। उसके बाद लोधा जो आपकी है पीवीटीजी, इसके पीवीटीजी के साथ हमने पीवीटीजी से संबंधित जो डेटा है, जैसे धेबर कमीशन देख लिया हमने, धेबर आयोग जिसने सजेस्ट किया था इस तरीके के ग्रुप बनाने के लिए। दूसरा हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर पीवीटीजी किसी राज्य में है तो वो कहां है, वो भी उड़ीसा में है, क्लियर। और जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली जो पीवीटीजी है वो कौन सी है, लोधा है, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे इससे डिटेल में नहीं जाएगा। स्टैटिक भी हमने देख लिया जोड़ते हुए, और करंट की न्यूज भी समझ ली, तो दोनों चीजें याद हो गई होंगी। अब रिवाइज कर लेना, जितनी बार रिवाइज होगा उतनी बार चीजें एकदम आपकी टिप्स पर हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की न्यूज है यहाँ पर। डीपी जो डीपीएस फ्लेमिंगो झील है, इसको संरक्षण रिजर्व हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब बोले देखो ये फ्लेमिंगो जो झील है संरक्षण रिजर्व क्यों बनाई है। संरक्षण रिजर्व किसी क्षेत्र को कब घोषित किया जाता है, जैसे कोई भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मान लो, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वहां के जीव जंतुओं के द्वारा अगर आसपास के किसी क्षेत्र को यदि प्रयोग किया जा रहा है, जैसे बताया था ना कि कोई मान लो तालाब ही है, उस तालाब का यदि वो जीव जंतु प्रयोग करते हैं, अब प्रयोग करते हैं तो इसके लिए उसको संरक्षित करना जरूरी होता है, तो इसलिए उस क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ठीक, समझ में आया। किसी गलियारे को यदि प्रयोग कर रहे हैं तो बोले उसको हम संरक्षण रिजर्व के रूप में, वहां लोग रहते हैं तो कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित कर देते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र में फ्लेमिंगो झील है, और ये फ्लेमिंगो झील कहां पर है भैया, वहीं पर देखो अभ्यारण्य है, ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के संदर्भ में देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जब आपका टाइड के समय है ना, जब आपका टाइड के समय स्थिति यहाँ पर अनुकूल नहीं रहती है, तो यहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं इनके द्वारा ही आपका जो फ्लेमिंगो झील है इसका प्रयोग किया जाता है। बोले जब इस फ्लेमिंगो झील का प्रयोग किया जा रहा था, इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, जो डीपीएस फ्लेमिंगो झील है इसको संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। समझ में आया। तो स्टैटिक नॉलेज होगा, उससे करंट का जो न्यूज होगा वो बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड कहां चला गया, हाँ, तो फ्लेमिंगो झील हो गया आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका फ्लेमिंगो, तो पता ही होगा ना क्या होते हैं फ्लेमिंगो, पक्षी होते हैं, जलचर पक्षी, प्रवासी पक्षी होते हैं, जो आपने देखे भी होंगे, आप गूगल करके देख लेना, गुलाबी इनके पंख रहेंगे, सुंदर सी गर्दन रहती है इनकी, ठीक है, चोंच जो है नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है, तो वही फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए ही संरक्षित यह अभ्यारण्य है, और उसी से संदर्भ में जो उनके द्वारा झील फ्लेमिंगो झील का प्रयोग किया जाता था, इसे कंजर्वेशन रिजर्व आपका घोषित कर दिया गया है। ठीक, अगली न्यूज है आपकी भारतीय भाषा अनुभाग को लेकर के। देखो नई दिल्ली में ही भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया। हो सकता है आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए किसके द्वारा किया गया, देखो होम मिनिस्ट्री के अधीन था, तो ऑब्वियस सी बात है जो मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे अमित शाह जी, और यहाँ कंफ्यूज कराने के लिए दे देगा कि जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इस चीज को कि अमित शाह जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। अब जब भारतीय भाषा की बात आएगी तो अब आपको पार्ट बताना है भाई, भाग कौन सा है भारतीय भाषा से संबंधित आपका। साथ ही साथ जब 14 हमारी मौलिक रूप से भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई। इस संदर्भ में संविधान संशोधन 21वां, 71वां और 92वां है ना, 3 प्रमुख संविधान संशोधन आपको देखने को मिले हैं। तो अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन, साथ ही साथ 92वें संविधान संशोधन के पश्चात आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ यह भी बताना है कि जो वीडियो वगैरह ये बन रहे हैं, इसको लेकर के जो चीजें रिवाइज कराई जा रही है, रिवीजन करने में आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, चीजें याद हो रही हैं। बेसिकली रिवीजन को थोड़ा आसान बना दिया जाए, यही प्रयास रहता है, और रिवीजन आसान हो जाएगा तो आपके लिए बार बार रिवाइज करना, और जब फैक्ट्स को लेकर के क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा उसको वहां पर एग्जाम में भी उसको टैकल करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब हमने भाषा से संबंधित देख लिया कि भाषा से संबंधित प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है अपने एग्जाम में। अगली न्यूज है तमिलनाडु के धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को लेकर के। देखो भाई, धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है, क्यों, क्योंकि यह जो फ्लेमिंगो के संदर्भ में यह संरक्षित करना इस क्षेत्र को जरूरी था। और ये कहां पर है, तो धनुषकोडी है फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और धनुषकोडी कहां पर है, तमिलनाडु में। आपको पता होगा इसके संदर्भ में मैथोलॉजी क्या है कि राम सेतु जो है ना, राम सेतु भगवान राम के द्वारा जो राम सेतु है वो धनुष के आकार का बन गया था। इस संदर्भ में ही इसको धनुषकोडी जो सेतु या राम सेतु भी कहा जाता है, और इसको तमिलनाडु सरकार ने फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। और कब घोषित किया गया है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको घोषित किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज क्या भाई, अगली न्यूज है तेलंगाना राज्य से संबंधित। तेलंगाना राज्य से संबंधित क्या है, सीधा प्रश्न यहां बनाया जाएगा कि अगर
कौन सा ऐसा राज्य है जिसने शेड्यूल कास्ट के मतलब उसको सब कैटेगराइज करने के संदर्भ में अपने यहाँ पर पॉलिसीज बनाई है, अधिनियम जारी किया है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो सब कैटेगराइज, यानी कि इस कैटेगरी को भी सब कैटेगराइज किया जाए और देखा जाए कि कौन सी ऐसी शेड्यूल कास्ट में मौजूद जातियां हैं जिनको वास्तविक रूप में सामाजिक आर्थिक न्याय का जो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए पहले कैटेगराइज करके उनको समझना पड़ेगा। तो 59 आपकी उपजातियां हैं, इनको 3 समूहों में बांट करके इसको देखा जाएगा कि किस जाति को कितना लाभ हुआ है और किसको अभी और आवश्यकता है। तो ऐसा करने वाला सराहनीय कदम किसने उठाया है भाई? तेलंगाना सरकार ने उठाया है। तो अगर प्रश्न बनेगा तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा कि किस राज्य के द्वारा यह प्रयास किया गया है, उपवर्गीकरण किया गया है। और अगर फैक्चुअल देना है नॉलेज तो थोड़ा सा आपको लोकुर समिति के बारे में जानना चाहिए कि लोकुर समिति के द्वारा या रामचंद्र या उषा मेहरा कमीशन के द्वारा लगातार यह सिफारिश की जाती रही है कि आपको भैया वास्तविक रूप में आरक्षण को अगर लागू करना है सही मायने में, क्योंकि एक ही वर्ग, शेड्यूल कास्ट में भी आप देखोगे एक ही वर्ग है जो लगातार उसी आरक्षण का फायदा उठाता चला आ रहा है। तो हर कास्ट के अंतर्गत ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी कास्ट है जिसको वास्तविक सही मायने में जो रिजर्वेशन की बात की जाती है वो देने की आवश्यकता है, क्योंकि रैशनलाइजेशन की लगातार बात की जाती है। अब आरक्षण के रैशनलाइजेशन में ही एक कदम उठाते हुए तेलंगाना सरकार ने शेड्यूल कास्ट के सब कैटेगराइजेशन की बात को लागू किया है, इस संदर्भ में कानून बनाया है। ठीक समझ में आ गया? न्यूज क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं, वक्फ बोर्ड पर। देखो यहां से जितनी न्यूज चालू होंगी ना, अब यहां से न्यूज वही है जो पुरानी वाली घटना सार आई थी उसमें भी सारी है, यहीं से आप देखोगे वहां न्यूज चालू हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, स्पीड इसलिए रखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, रिवाइज करते हुए चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, चीजें याद भी करते चलेंगे बहुत सारी चीजें। जैसे अब आते हैं वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में संशोधन हुआ है ना, और संशोधन के संदर्भ में आपने देखा होगा इस पर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि इसमें संशोधन में कुछ ऐसे जो नियम वगैरह या कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसके चलते ही इसका विरोध भी किया गया है ना। चलो वो विरोध वाली चीजें, पक्ष विपक्ष वाली चीजें, वो तो मेंस के तौर पर आपको पढ़नी होंगी। यहाँ हम फैक्चुअल चीजें देखेंगे कि जो प्रीलिम्स के तौर पर आपसे पूछी जाएंगी। जैसे वक्फ अधिनियम को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, इस अधिनियम को उम्मीद अधिनियम के नाम से भी जाना गया है। अब बोले इस उम्मीद अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है तो उम्मीद का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। क्या इसका फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म जरूर याद रखना। हो सकता है उम्मीद का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ दे, तो यूनिफाइड वक्फ आपका मैनेजमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर एम्पावरमेंट एंड सेकंड ई फॉर एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये उम्मीद का फुल फॉर्म है। तो इसी वक्फ अधिनियम को उम्मीद अधिनियम के नाम से भी जाना गया। अब बात करते हैं कि ये जो वक्फ अधिनियम आया है 2025 का, तो ये आपका कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो जो आपका पुराना 1995 का एक्ट है, वक्फ एक्ट है, उसको इसने प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। जो प्रावधान उसके थे उन प्रावधानों को परिवर्तित करेगा। साथ ही साथ एक प्रश्न हो सकता है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह इस पर सहमति या कानून पर अनुमति या कानून के रूप में मंजूरी इसको कब मिली थी? राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी कब दी थी? तो 5 अप्रैल की तिथि थी। वह कब थी भाई? 5 अप्रैल की तिथि थी 2025, जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी और यह बिल से अधिनियम बन गया था, ठीक है। तो 5 अप्रैल यह तिथि याद रखनी है क्योंकि महत्वपूर्ण तिथि है। इसके बाद ही बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी शुरू होता है। और किस अधिनियम को? वक्फ अधिनियम 1995 वाले में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा इस नए अधिनियम के माध्यम से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रावधान जैसे, हाँ, अब जैसे वक्फ संपत्ति के मामले में देखा जाए, अगर सर्वाधिक वक्फ संपत्ति किस राज्य में है तो अपने उत्तर प्रदेश में ही है, 27% हिस्सेदारी है। जो भी टोटल भारत की वक्फ संपत्ति है आपकी, उसमें 27% अकेला उत्तर प्रदेश में मौजूद है, फिर आपकी पश्चिम बंगाल में आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, यहाँ से निकल कर आया। कुछ जो संशोधन किए गए हैं, संशोधन में देखो, पहला जैसे वक्फ परिषद का जो प्रभारी है केंद्रीय मंत्री, ये इसका पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरा एक प्रावधान किया गया कि इसमें 2 गैर मुस्लिम को भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि इसके तहत आपके 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे, इसीलिए इसका देखो विरोध भी शुरू हो गया। और एक प्रावधान है कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे उसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। फिर बात आती है कोई डिस्प्यूट वगैरह के संदर्भ में, आप जिला न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्ष के द्वारा इसको जो भी डिस्प्यूट होगा उसका समाधान किया जाएगा। क्लियर? और आगे अपील के मामले में 90 दिन तक आप हाईकोर्ट में अपील भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर सर्वेक्षण के मामले में देखा जाए तो जिला कलेक्टर या किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो यहाँ संशोधन के माध्यम से किए गए हैं और इन्हीं प्रावधानों पर आपको डिस्प्यूट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वक्फ अधिनियम देख लिया, वक्फ अधिनियम से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह थे वो हमने देख लिए। किसे आपका प्रतिस्थापित कर रहा है? तो 1995 वाले अधिनियम को कर रहा है। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति कहां पर है? उत्तर प्रदेश में मौजूद है। क्लियर? और कुछ नए प्रावधान जो किए गए वो हमने देख लिए,
ठीक है, 2 जैसे गैर मुस्लिम सदस्य, और जो मुस्लिम सदस्य हैं उसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो चेंजेस किए गए हैं पुराने वक्फ अधिनियम 1995 से। ठीक, तो महत्वपूर्ण हमने चर्चा की है, बहुत ज्यादा वैसे जो आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल के हैं वो हमने बहुत डिस्कस नहीं यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स के पर्पस से हमें चीजों को डिस्कस करना है, साथ ही साथ रिवाइज भी करना है, क्योंकि आप रिपीट करके दोबारा ही चीजों को पढ़ रहे होगे। क्लियर। अब आगे आते हैं, अगला वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक है ना, ग्लोबल जो नेटवर्क आपका रेडीनेस इंडेक्स है, इसमें बोला गया है कि भारत की जो रैंक है 36वीं है, और इसको जारी कौन करता है। 2 ही प्रश्न यहाँ बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जो उभरती हुई नई तकनीकें हैं, प्रौद्योगिकी हैं, इसको लेकर के, इसको अपनाने के मामले में भारत ने कितनी तत्परता दिखाई है, इस संदर्भ में ये सूचकांक जारी किया जाता है। और ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड के बारे में एक चीज और देखो, अब इसके स्टैटिक थोड़ा सा देख लो। अंकटाड कब आया, 1964 में आया, और इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, पेरिस में इसका मुख्यालय मौजूद है। ठीक है, अब यहां समझो भाई, 1964 में यह अंकटाड आता है। ठीक है, अब 64 में आता है, लेकिन जैसे ही इसके 60 साल पूरे होते हैं और 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसने क्या किया, अपना नाम जो है इसने यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया, और सी आपका खत्म कर दिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका नया नाम हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और 1964 में यह आता है आपका अंकटाड, और अपनी 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसने यह जो है चेंजेस किया हुआ था। चलो, ये तो हो गई अंकटाड की जानकारी। अब न्यूज पर आते हैं, तो न्यूज ये है कि अंकटाड के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, और इसके तहत भारत की रैंक कितनी आई है, 36वीं आई है। याद करने का तरीका ऐसा है कि अंकटाड से अंक निकालो। अब बोले अंक, देखो अंक को लेकर के जिससे 36 का आंकड़ा रहेगा ना आपका, ठीक, समझना बात को, जिससे आपका 36 का आंकड़ा रहेगा, वहीं पर आप तभी आप क्या करोगे, तभी आप अंकों को लेकर के बहुत ज्यादा तत्परता दिखाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तत्परता कब दिखाओगे, जब आपका किसी से 36 का आंकड़ा रहेगा। तो 36 का आंकड़ा हम क्यों बोले, 36 का आंकड़ा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 36वीं रैंक आई है यहाँ पर, अंक से आपने अंकटाड को क्लियर किया, 36वीं रैंक आई, तत्परता के मामले में ये तत्परता सूचकांक है आपका, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। तीनों याद हो गई चीजें, कई बार पढ़ोगे तो एकदम याद रहेंगी, एग्जाम में आपका सही आंसर टिक हो जाएगा। अगली न्यूज आपकी कहां पर है, अगली न्यूज है भैया न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी की भारत की यात्रा हुई है। देखो भाई, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को हमने याद भी किया था, हमें हेड ऑफ स्टेट याद रखने, क्योंकि जो समझौते हुए, उन समझौतों को लेकर के किन किन मुद्दों पर समझौते हुए, मुद्दों के संदर्भ में क्या महत्व है, ये महत्व वाली चीजें मेंस के काम आती हैं। अभी क्या है, न्यूजीलैंड के हेड ऑफ स्टेट पूछे जा सकते हैं हमसे, तो कौन है भाई, न्यूज से हमने ये क्या याद किया था, इलेक्शन, है ना। सारी न्यूज आजकल, या इलेक्शन की सारी बारी जानकारी कहां से मिल जाती है आजकल, इलेक्शन से मिल जाती है। तो इलेक्शन से हमने लक्ष्मण को याद किया था, न्यूज से हमने न्यूजीलैंड का बनाया था, याद है। तो न्यूज इलेक्शन की, मतलब इलेक्शन की सारी जानकारी न्यूज से मिल जाती है, न्यूज से न्यूजीलैंड। और जो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री महोदय का नाम क्या है, क्रिस्टोफर लक्सन, लक्सन से इलेक्शन को याद कर लिया था। अब देखो इलेक्शन क्यों जरूरी है, याद रखना, क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे रायसीना डायलॉग, ठीक है, अभी आगे न्यूज आएगी रायसीना डायलॉग की। अब बोले जो रायसीना डायलॉग हुआ, इसके जो चीफ गेस्ट है ना, यही न्यूजीलैंड के पीएम साहब हैं, लक्सन साहब। तो दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है पूछ दे कि मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे यहाँ पर दिल्ली में, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग होता है, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके यही न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, लक्ष्मण महोदय थे। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। तो ये देखो रायसीना डायलॉग, अगली न्यूज ही यही है। तो यहाँ पर हर वर्ष आपको पता होगा, क्योंकि भारत में जो रायसीना हिल्स हैं, इन्हीं रायसीना हिल्स के नाम पर ही इसको रायसीना डायलॉग के रूप में जाना जाता है, जहां पर सभी देशों के जो मुख्य आपके उद्योगपति होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है, वो सब प्रतिभागी रहते हैं, राजनयिक भी आते हैं, या सैन्य कमांडर जो भी रहते हैं। इस तरीके से लगभग 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिभागी यहाँ पर भाग लेते हैं। और इसी संदर्भ में अगर पूछा जाए रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट इस बार कौन थे, तो आपके न्यूजीलैंड के यही प्रधानमंत्री महोदय थे, जो इस बार के चीफ गेस्ट रहे थे। ठीक है, अब रायसीना डायलॉग की थीम पर प्रश्न आ गया। अगर देखो भैया, कोई भी राय देता है अगर आपको, तो आपको क्या राय देगा, सभी जन शांत रहिए, है ना, तभी एक ग्रह का, अच्छे ग्रह का विकास होगा, शांतिपूर्वक ग्रह का विकास होगा, है ना। तो अब ऐसे आप याद रख सकते हो राय से जोड़ करके। तो रायसीना डायलॉग में जो थीम है, कालचक्र, जन, शांति और ग्रह, क्या है थीम इसकी, कालचक्र, जन, शांति और ग्रह, यह इसकी थीम है। और ये जो रायसीना डायलॉग है, अगर पूछ दिया जाए, ये रायसीना डायलॉग जो है किसके द्वारा यह आयोजित कराया जाता है, प्रतिवर्ष किसके द्वारा आयोजित होता है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा, और वो भी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो रायसीना डायलॉग है, इसका आयोजन जो कराया जाता है विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कराया जाता है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इसको आयोजित कराया जाता है। थीम क्या है इसकी, कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन है, आपके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आपके ये चीफ गेस्ट हैं। इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है, इससे जानने वाली, हर साल दिल्ली में होता है, तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं, सभी को पता है ये। अब अगली न्यूज है इंदौर से संबंधित, कि भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। ठीक है, पहला जो पीपीपी ग्रीन वेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, मॉडल पर विकसित किया गया है, जो आपका ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये कहां पर लगने जा रहा है। तो बोले गेस भी कर सकते हो इस चीज को कि भाई
जब आप स्वच्छ भारत के संदर्भ में कभी भी कोई रैंकिंग देखते हो, अभी आगे भी देखेंगे, तो वहां पर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला आपको शहर कौन सा दिखाई देता है? इंदौर दिखाई देता है। तो अगर इंदौर वहां ऑप्शन में दिख भी जाता तो क्लियर तरीके से आप बता सकते थे कि ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां लग सकता है? इंदौर में लग सकता है। कोई कठिन कार्य नहीं है, इसको याद रखना। फिर है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन। देखो भाई, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल क्यों बोला जाता है? वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर उठ रहा होगा, और ऊपर की ओर उठ रहा होगा। देखो समुद्री क्षेत्र है ना, वहां पर रेलवे पुल बनाया गया, और रेलवे पुल किसको जोड़ेगा? रामेश्वर जो क्षेत्र है, रामेश्वर को मंडपम से जोड़ने वाला यह पुल है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। कितना? इसकी लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? पंबन ब्रिज है। ठीक है, पंबन पुल पहले था ना, उसी को पंबन ब्रिज बोला गया है। और ये पंबन ब्रिज आपका वर्टिकल लिफ्ट इसलिए है कि देखो वो समुद्री क्षेत्र में है। अब समुद्री क्षेत्र में वहां पर जहाजों का भी आवागमन होता है। तो अब क्या होगा? पहले इसको क्या होता? मैनुअली यानी कि आपका मैनुअली तरीके से इसके ब्रिज को ऊपर उठाना पड़ता था पहले, और उठाने के साथ ही तब वहां से कोई जहाज पास होता था। अब ये क्या होगा? अब ये वर्टिकली स्वतः ही क्या होगा? ऊपर उठेगा, इसीलिए इसको वर्टिकल ब्रिज भी बोला जाता है। इसका नाम है पंबन ब्रिज। और कितना? 2.08 किलोमीटर लंबा बनाया गया। कोई भी बड़ा से बड़ा जहाज जाएगा तो 5 से 6 मिनट के लिए ये क्या होगा? वर्टिकली ऊपर उठ जाएगा, जहाज निकल जाएगा, फिर से वैसे ही हो जाएगा, पहले की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए इसको वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल बोला गया है। और एशिया का यह पहला अपने आप में वर्टिकल लिफ्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। कौन सा है? पंबन ब्रिज है। कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी? 2.08 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, किसको जोड़ रहा है? रामेश्वर को मंडपम से जोड़ रहा है। बस इतनी न्यूज है, और क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ में आ गया होगा। फिर अगली न्यूज है भाई इंदौर और उदयपुर को लेकर के। उदयपुर पता ही है, झीलों का शहर बोला जाता है। और दूसरी बात है कि वेटलैंड वगैरह को लेकर के हमने पीछे भी देख लिया है कि आर्द्र भूमियों को लेकर के, लेकिन यहाँ आर्द्र भूमि को लेकर नहीं है, यहाँ WCA को लेकर के है। वेटलैंड सिटी जो आपको ऑथेंटिकेशन यानी कि जो वेटलैंड सिटी ऑथेंटिकेशन ही होता है शायद, है ना? एक बार को आप देख लेना, चेक कर लेना। तो WCA जो, हाँ, WCA जो प्रमाणन है आपका, ऑथेंटिकेशन ही होता होगा, जहां तक एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि या फिर गूगल, चलो देख लेना आप लोग। ठीक है, बाकी वेटलैंड सिटी जो प्रमाणन है ये दिया जाता है, किसे दिया जाता है? जैसे जो अपने यहाँ की वेटलैंड्स के लिए बेहतर कार्य करते हैं, बेहतर कार्य के संदर्भ में जिन्होंने अपने आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए ऐसे एबनॉर्मल स्टेप्स उठाए हुए हैं, जिसके चलते उन्हें सुरक्षित रखना, वहां की जैव विविधता को मेंटेन रखना बेहद आसान हो गया है। तो इस संदर्भ में ही WCA जो है आपका प्रमाणन दिया जाता है। WCA, अब WCA के तहत ही 2 भारत के शहर ऐसे आए हैं निकलकर। एक है इंदौर, जिसने अपने यहाँ की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अच्छा प्रयास किया है। दूसरा है आपका उदयपुर। ठीक है, उदयपुर कहां पर है? आपका राजस्थान का। तो इसीलिए आप अपने लिए याद रखने वाला ये है कि 2 शहर कौन से पूछा जाएगा, तो इंदौर हो जाएगा और उदयपुर हो जाएगा। और इन्हें 6 वर्ष के लिए यह प्रमाणन दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट कितने समय के लिए मिलता है? 6 सालों के लिए मिलता है। बस क्लियर, समझ में आया? अगली है भाई 15वीं QS जो आपकी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग है। देखो भाई, यहाँ सब्जेक्ट रैंकिंग है, इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता है इसको याद रखने का, क्योंकि QS आपको 2 रैंकिंग याद रखनी होती है। एक आपकी एशिया के संदर्भ में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो आती है, एक विश्व के संदर्भ में यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है। और चूंकि QS हमने पढ़ा है यूएस बेस्ड रैंकिंग है, तो यूएस बेस्ड रैंकिंग है, इसीलिए आप देखोगे वर्ल्ड के स्तर पर आपको हमेशा अमेरिका की कोई ना कोई यूनिवर्सिटी टॉप में दिखाई देगी। अभी हम आगे इसको कर लेंगे, डिस्कस इसको करेंगे, लेकिन यहाँ जो है ना, ध्यान रखना, इसको जो QS है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आपकी सब्जेक्ट रैंकिंग है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रैंकिंग के संदर्भ में जानकारी केवल इतनी जरूरी है कि भारत के जो टॉप 50 हैं, मतलब भारत के नहीं, जो शीर्ष विश्व के शीर्ष 50 हैं, उन शीर्ष 50 में से भारत के 9 जो विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने अपना स्थान बनाया है। ठीक है, भारत के जो शीर्ष 50 हैं, इसमें से 9 भारत की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना स्थान बना पाया है। हालांकि देखा जाए टोटल आपका 79 भारतीय विश्वविद्यालय हैं जिनको इस बार की QS सब्जेक्ट के अनुसार जो रैंकिंग हुई है, इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं कि भारत की और कौन सा विश्वविद्यालय है जैसे जिसने टॉप किया है, तो भारतीय खनन विश्वविद्यालय, जो धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय है, इसकी 20वीं रैंक रही है। भारत की ओर से इस QS आपकी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग में अगर किसी विश्वविद्यालय ने टॉप किया है, तो आपका भारतीय खनन विश्वविद्यालय है, जिसने 20वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर, तो भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है इस QS रैंकिंग में। इसके अलावा चीन, अमेरिका, यूके और कोरिया की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये शामिल हुई हैं। ठीक है, ये भारत से संख्या इनकी ज्यादा है, और भारत का स्थान कहां पर है? 5वां स्थान है। ठीक है, तो QS के मामले में आपको केवल याद रखना है इतना कि अगर शीर्ष 50 में देखा जाए तो भारत की 9 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, और अगर टॉप देखा जाए किसने किया है, तो आपका भारतीय खनन विश्वविद्यालय ने किया हुआ है। ठीक है, टॉप किया हुआ है। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है आपकी सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक के लिए रोपवे के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा पर्वतमाला परियोजना, जैसे सागरमाला है ना,
सागरमाला सड़क और परिवहन, सागरमाला सड़क संबंधी जो भी परिवहन है उसको बेहतर करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, है ना, परियोजना चालू की गई थी। ऐसे ही जो हिमालयी क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में चूंकि सड़क परिवहन को बेहतर तो किया नहीं, बनाया नहीं जा सकता है, चैलेंजिंग रहेगा। तो बोले यहाँ पर हम किसको, रोपवे परिवहन को आसान बना सकते हैं। तो बोले रोपवे परिवहन को ही आसान बनाने के संदर्भ में ही हमारे यहाँ पर्वतमाला परियोजना चालू की गई। अब इस पर्वतमाला परियोजना के तहत ही अभी 2 आपकी रोपवे निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। एक सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ेगा, दूसरा गोविंदपुर से हेमकुंड साहिब को जोड़ेगा। पहली वाली जो है आपकी 12.9 किलोमीटर है सोनप्रयाग से केदारनाथ वाली, और दूसरी जो है 12.4 किलोमीटर लंबी आपकी रोपवे निर्माण को मंजूरी दी गई है। क्लियर। और इसके लिए देखो जो बजटीय आवंटन है, याद रखना भी देखो ठीक नहीं है, और याद रखना क्या, आप पढ़ लो चाहे भले ही 4000 करोड़ के आसपास और 2700 करोड़ के आसपास यहाँ पर रुपए का आवंटन हुआ है, और याद वैसे भी नहीं रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है आपकी, भारत खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष बना है। समझो बात को, यहाँ पर खाड़ी अंतर सरकारी संगठन क्या है भैया, ये आपका जो मालदीव हो गया, ध्यान से सुनना, एक मालदीव हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा श्रीलंका हो गया, चौथा आपका कौन सा हो गया भैया, बांग्लादेश हो गया। ये 4 देश हैं जो इस खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के सदस्य हैं। बोले इस बे ऑफ बंगाल जो आपका संगठन है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संगठन के तौर पर अभी अध्यक्ष कौन बन गया इस संगठन का, भारत बन चुका है। ठीक है, और ये किन 4 देशों का समूह है, ये आपका मालदीव, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन 4 देशों का समूह है। और ये बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में जो छोटे मछुआरे होते हैं, ठीक है, देखो कैसे कार्य करता है, यहाँ दिया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे जो मत्स्य पालन कर्मी, इनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इसके लिए ही इन 4 देशों का समूह कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता भी किसके पास में है, भारत के पास में है। किसके पास है भाई, भारत के पास में इसकी अध्यक्षता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, याद रखियो, इसका मुख्यालय चेन्नई में है, भारत के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है यह इसका मुख्यालय। क्लियर हुआ, अध्यक्षता भारत के पास आई है, इसलिए संगठन के बारे में जान लिया, संगठन के 4 सदस्य समझ लिए हमने कौन कौन से हैं, और इसका मुख्यालय देख लिया कहां पर है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये भी समझ लिया हमने। अब फिर अगली न्यूज है कि भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं। समझो यहाँ पर अस्थायी सूची में है, बोले फिर स्थायी सूची में भारत की कितनी हेरिटेज हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। तो यहां समझो बात को, अभी वर्तमान समय में हमारी 43 हेरिटेज साइट्स हैं। 43 में से 35 आपकी कैसी हैं, कल्चरल हैं। ठीक, ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है। 7 आपकी कैसी हैं भाई, 7 आपकी नेचुरल हैं, और एक कैसी भाई, मिक्स्ड में आती है, कंचनजंगा जो है। और लेटेस्ट एकदम 35वीं है, आपने पढ़ा होगा मोइद्दम, जो असम में आपकी अहोम वंश के राजाओं से संबंधित थी। लास्ट टाइम जब आपने करंट किया होगा तो वहां पढ़ा होगा, तो लेटेस्ट आपकी मोइद्दम ही शामिल हुई थी। तो कुल मिलाकर भारत के अभी वर्तमान समय में 43 हेरिटेज साइट्स हैं आपकी। ठीक है, और अब अभी वर्तमान न्यूज ये है कि 6 ऐसी धरोहर और हैं इनको अस्थायी में, तो ये अस्थायी में ही जो भारत की शामिल होती जाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में यूनेस्को के पास अस्थायी सूची है भारत की विरासतों की, इन विरासतों में अस्थायी सूचियों में 62 हो चुकी है लिस्टिंग। अब 62 में से कुछ हो सकता है आगे चल करके, जैसे मोइद्दम आया ना, आगे चल करके और सारी साइट्स हैं, इन्हें स्थायी सूची में शामिल कर दिया जाए, तो ये जो वर्तमान में 43 है, ये बढ़ करके आपकी बढ़ जाएंगी जितनी शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6, हाँ ये 6 कम से कम इनके पता तो होना चाहिए कौन सी हैं। तो जैसे सबसे पहला है कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहीं पर एक वाटरफॉल है तीरथगढ़ वाटरफॉल आपका कंगोर घाटी नेशनल पार्क में है, और ये पहली साइट हो गई आपकी जिसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। दूसरा है भाई मुदुमल मेगालिथिक। ठीक है, मुदुमल मेगालिथिक कहां पर है, ये तेलंगाना में स्थित है। मेगालिथिक वही महापाषाणकालीन कल्चर जो होता था, उनका दफनाने की जो पद्धति होती थी वही है दूसरी। तीसरी भैया अशोक कालीन जो आपके शिलालेख हैं, 64 योगिनी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर गुप्त कालीन मंदिर हो गए आपके। इसके बाद में बुंदेला राजवंशों के जो महल हैं या किले हैं, इनको भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आपके 6 प्रमुख ये हो गई हेरिटेज साइट्स हो गई जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुई हैं। यही महत्वपूर्ण था। अब देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन, देखो गंगा नदी डॉल्फिन की जो गणना हुई है, इस गणना में आपको जानकारी केवल इतनी रखनी है कि इस गणना के अनुसार भारत में कितनी गंगा नदी डॉल्फिन है टोटल। देखो गंगा नदी नहीं, यहाँ पर नदी डॉल्फिन, और नदी डॉल्फिन में मैक्सिमम पार्ट किसका है, गंगा नदी का ही है। 3 मात्र हैं जो सिंधु नदी डॉल्फिन हमारे यहाँ पर पाई गई हैं। तो टोटल आपकी 63-27, कितनी भैया, 63-27। इसमें महत्वपूर्ण है यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए डॉल्फिन की संख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कितनी भाई, 2397 आपकी उत्तर प्रदेश में मौजूद है डॉल्फिन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है हमारी गुजरात से संबंधित। गुजरात में पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब देखो समझो बात को, भारत के संदर्भ में जो बायोडायवर्सिटी जहां पर बेहतरीन है, रिच है, तो वहां उस क्षेत्र को उठा करके जैव विविधता विरासत स्थल उस स्पॉट के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाता है। और इस संदर्भ में हमारे पास बायोडायवर्सिटी एक्ट है 2002, पता है ना, ये
एनवायरमेंट का भी इससे रिवीजन करते रहा करो। बायो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, इसके तहत ही किसी स्थल में जहां बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है तो उसको हम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित कर देते हैं। न्यूज ये है कि अभी के समय में गुजरात राज्य का पहला ऐसा स्थल है जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है, और कहां पर है? गुनेरी गांव में है। ठीक है, कौन सा कहां पर है? वो गुनेरी गांव में स्थित है। गुजरात का कौन सा? गुनेरी गांव में पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। फिर अगली न्यूज है यूरोडोम कार्यक्रम को लेकर के। देखो यूरोड्रोन समझ में आ रहा होगा, यूरोपीय देशों का कोई प्रोग्राम होगा और ड्रोन वगैरह जैसी तकनीक के प्रोत्साहन को लेकर के यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम चालू किया जा रहा होगा। न्यूज ये है कि भारत यहाँ पर पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है। अब देखो ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा चालू किया गया है, समझो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है आपका 4 देश हैं। कौन कौन से हैं आपका? पहला है स्पेन, फ्रांस, इटली, और आपका स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और जर्मनी हो गया। ये 4 देशों की संयुक्त पहल थी। ठीक है, कौन सी संयुक्त पहल थी? यूरो ड्रोन कार्यक्रम। और यूरो ड्रोन समझ में आ रहा होगा, यूरोपीय देश हैं, ड्रोन जैसी तकनीक को बढ़ावा दें, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं, इसको बढ़ावा देना है, इसके संदर्भ में कार्य करना है। अब भारत यहाँ पर ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक के रूप में आया है, तो यूरो ड्रोन कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। तो 2016 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, और कौन से 4 यूरोपीय देश हैं? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और स्पेन, इनकी एक संयुक्त पहल थी। ठीक है, अब देखो आसान कैसे याद रखना, यूरो तो पता होगा ना, यूरो भैया कौन कमा सकता है? बोले यूरो आईएफएसजी कमा सकते हैं। ठीक है, आईएफएसजी है ना, आईएफएसजी की पोस्टिंग कहां होगी? बाहर होगी, फॉरेन सर्विस वाले, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो यूरो वही कमा सकते हैं, आईएफएसजी। तो आईएफएसजी से फुल फॉर्म बनाया ई फॉर इटली, एफ फॉर फ्रांस, एस फॉर स्पेन, जी फॉर जर्मनी। तो यही 4 देश हैं जिनके द्वारा यूरो ड्रोन जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। इससे हमें यह एब्रिविएशन से हमें ये याद हो गया कि इसके 4 कंट्री कौन से हो सकता है, पूछ दे कौन सा देश शामिल है या नहीं है, पूछते है ना। 4 में से कोई और एग्जांपल अगर दे दे, मान लो पोलैंड दे दिया वहां पर, तो एटलीस्ट आईएफएसजी आपके पास ये निमोनिक होगा, तो आप वहां पर इजिली आंसर सही टिक कर पाओगे। फिर अगला है आईबीसीए फ्रेमवर्क, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। कौन सा? बिग कैट वाला। जब प्रोजेक्ट टाइगर हमने देखा 85वीं वर्षगांठ पूरी होती है तो वहां पर पहली बार महासभा होती है, और महासभा के दौरान फिर वहां पर अलायंस बनता है। अलायंस चूंकि मुख्यालय भारत में रहता है, और अब जाकर के पहली महासभा हुई है। पहली महासभा में ये 5 देश थे जिन्होंने स्वीकृति दी है, अनुसमर्थन अब रेटिफाई कर दिया है। निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। चाहो तो इसको लिसिन आप याद रखो, है ना, लिसिन बना लो कोड, लाइबेरिया, आई फॉर इंडिया, एस फॉर आपका सोमालिया, आई फॉर इस्वातिनी, और आपका एन फॉर हो जाएगा निकारागुआ। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से याद रखो। बाकी हमने इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बहुत अच्छे से कर लिया है कि ये जो 9 देश थे इन्होंने पहले समर्थन दिया था, और फिर अभी वर्तमान समय में इन्होंने रेटिफाई किया है जो 5 देश हैं, और उसका निमानी क्या है आपका? लिसिन है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि 7 जो बिग कैट्स हैं इनके संरक्षण की बात की गई है। ठीक, अगली न्यूज आपकी है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बना हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर कदम उठाया है, और इसके संदर्भ में ही कोई कमीशन किसी राज्य ने गठित किया है, तो वह कौन सा राज्य है? केरल ही है। अगली न्यूज आपकी है बाघ, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को लेकर के। देखो पहला सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर जो प्रजनन केंद्र है, कहां आपका स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, जो यूपीपीएससी का एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा, देखो एमपीपीएससी का होता है डिटेल से जाकर पूछता, लेकिन यहाँ इतना ही बहुत ज्यादा पूछ देगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। सीधा सीधा ही प्रश्न अगर बनाएगा तो देश का पहला सफेद बाघ जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी अगर डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपको बताना है, क्योंकि आपको समझो कि रीवा को ही मध्य प्रदेश की सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। क्लियर? तो रीवा को ही सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर देखो बोला था ना, आगे दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, चीता स्टेट, चूंकि चीता को भी कहां लाया गया है? कूनो जो आपका नेशनल पार्क है, या आपका गांधी सागर सेंचुरी है, यहाँ पर लाया गया है। और नौरादेही में अब लाने की कोशिश की जा रही है ना, आगे आप चीता का पुनर्वास कहाँ किया जाएगा? नौरादेही हमने करंट का पढ़ लिया है, तो इसीलिए इसको चीता स्टेट भी बोल दिया गया, टाइगर स्टेट भी। लेकिन लेपर्ड स्टेट यहाँ गलती हुआ है। हमने तेंदुआ स्टेट किसको पढ़ा था ऑफिशियल रूप से? बेंगलुरु को, याद है कि नहीं? पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, रिवीजन इसलिए करते चलना। तो बेंगलुरु को लेपर्ड स्टेट के रूप में बोला गया। हम थोड़ा तेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा होगा आपके लिए, और रिवीजन हो रहा होगा, और वही न्यूज हम करते चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर नीति आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा पर देखो यहाँ पर रिपोर्ट आई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, डेटा वाली ये चीजें हैं जो कि उच्च शिक्षा को लेकर के देखो क्या है हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। शिक्षा में जो इंफ्रा की समस्या है, टीचर की समस्या है, ठीक है, फंड की समस्या है, ये तो अलग चीजें हो गई, ये तो मेंस के लेवल की चीजें हो गई। यहाँ जानने वाली चीज ये है कि इसमें बोला गया है कि शिक्षा पर एटलीस्ट जीडीपी का कितना खर्च होना चाहिए? 6% है। कितना? इसके आगे पॉइंट लगा दो, 0.62% ही है वो वर्तमान समय में जो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा औसतन रूप से ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरी चीज बताया गया है कि जीडीपी का आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च करता है तो वो जम्मू कश्मीर खर्च करता है। ठीक है, शिक्षा पर अगर सबसे ज्यादा कोई खर्च कर रहा है राज्य, तो कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर कर रहा है। बस इतना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगली न्यूज पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में ही सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। देखो भैया, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में जानकारी ये खाली रखनी है कि इसकी जो लंबाई कितनी है, साथ ही साथ इसको जेड मोड, क्योंकि इसका जो आकार था ना वो जेड आकार का था, ठीक है, जेड आकार का था, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 जनवरी 2025 को इस सुरंग का उद्घाटन किया जाता है, ठीक। और इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर। अब इस सुदूर क्षेत्र में श्रीनगर, कारगिल और लेह नेशनल पार्क पर आपको, सॉरी, जो नेशनल हाईवे है, इस संदर्भ में सोनमर्ग तक जाने के लिए आपको, आपके लिए एक बेहतर सुरंग हो गई है। ये क्या नाम है इसका, सोनमर्ग सुरंग है, और ये 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जेड आकार की थी, इसलिए इसको जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है, ठीक। क्लियर हुआ। हाँ, इसमें जैसे अब जोजिला दिया हुआ है सुरंग, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है भैया, जोजिला दर्रा के बारे में बताना है। जो जोजिला पास है किन दो क्षेत्रों के बीच में रास्ता देता है, ये आपको बताना है। जोजिला दर्रा जैसे आपको किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, ऐसे पूछा जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है कि जो जोजिला दर्रा है, जोजिला पास है, ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ये देखो, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर का, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगली न्यूज टाइगर रिजर्व को लेकर है, ये भी आपने पढ़ी होगी। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, टाइगर रिजर्व अब टोटल हो चुके हैं 58। अब चूंकि 56वां, 57वां, 58वां लेटेस्ट एकदम तीनों आपको टाइगर रिजर्व ध्यान रखने हैं। 56वां कौन सा है, गुरु घासी, आपको पता होना चाहिए। 57वां कौन सा भैया, रातापानी, ठीक है। और गुरु घासी कहां पर है भाई, ये छत्तीसगढ़ में है। रातापानी और 58वां माधव, ठीक है। रातापानी और माधव दोनों किसके हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, जो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जहां बाघों की संख्या है, और एनटीसीए के द्वारा आपका देखो इसको अधिसूचित किया जाता है, और इस संदर्भ में अधिसूचित किया गया, और वर्तमान समय में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। क्लियर, कितने हो चुके हैं, 58 हो चुके हैं। लेटेस्ट कौन से तीन है भैया, 57, 56, 57, 58, यही लेटेस्ट है, जिसमें 57 और 58 के संदर्भ में यहाँ दिया हुआ है। देखो 58वां कौन सा नवीनतम एकदम है, आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का, और 57वां कौन सा है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका, ठीक है। ये 57वें और 58वें टाइगर रिजर्व बने हैं। इसके पहले 56वां आपका गुरु घासीदास बना हुआ था। गुरु घासी कहाँ गया है, यहीं पर देखो लिखा हुआ, हाँ, ये गुरु घासीदास, ठीक है। ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। तीनों याद रखने का बढ़िया तरीका क्या है, देखो आपको बताना है, गुरु को आप पानी दो तो आपको माधव मिल जाएंगे। तो आपने ऐसे बताया, चीते, सुनो भाई, चीते से क्या याद रखोगे, चीते इसलिए बोला क्योंकि चीते से आप टाइगर रिजर्व याद रखो। बोले चीते तुम अपने गुरु को पानी दो तो माधव की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो गुरु से गुरु घासीदास 56वां हो गया, पानी से आपका रातापानी याद हो जाएगा, माधव से आपका माधव नेशनल पार्क हो जाएगा। तो 56, 57, 58 तीनों टाइगर रिजर्व याद। लास्ट के जो 57, 58 है, ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और जो आपका गुरु घासीदास है, ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। क्लियर, सारा डेटा क्लियर, डेटा के साथ साथ याद भी हुई चीजें। फिर अगला है, देश में यूसीसी, बहुत बवाल हुआ यूसीसी को लेकर के, कौन सा राज्य है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, और हालांकि बस तारीख याद रखनी है, जैसे 26 जनवरी कंप्लीट होती है, अगले दिन ही किसी महत्वपूर्ण तिथि से जब कनेक्ट कर लेते हो कोई तिथि, तो वो याद हो जाती है। जैसे 26 जनवरी से कनेक्ट की, अगली ही तिथि है 27 जनवरी, तो 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड सबको पता होगा, अगर कंफ्यूज करेगा तो इस तिथि को करेगा। साथ ही साथ इसके संदर्भ में पहले अगर कोई कमेटी अगर पूछी जाए यूसीसी को लेकर के, ड्राफ्टिंग तैयार करने के संदर्भ में जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे रंजन देसाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर को लेकर न्यूज क्या है, सिंगापुर को लेकर न्यूज है कि इनके राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई। अब भारत यात्रा होती है तो यहाँ पर भारत में भी, यहाँ समझो आपकी जब भारत यात्रा होती है तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जी ने एक कार्यक्रम में, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके पूर्व महानिदेशक रहे तरुण दास जी, ठीक है, इनको मानद नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक, समझ में आया। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें एक तो दो जानकारियां ऐसे रखनी है, एक तो सिंगापुर के हेड ऑफ स्टेट, साथ ही जो पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार किसे दिया गया है, तरुण दास जी को पुरस्कार दिया गया है, मानद जो पुरस्कार दिया गया है, मानद नागरिकता पुरस्कार। तो दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इस संदर्भ में, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या था, हमने सिंगापुर को कैसे हमेशा याद किया है, सिंगापुर को हमने सिंग से याद किया, सिंगिंग से याद किया कि नहीं। निमोनिक जब हम बनाते हैं तो उसका कोड एक हमेशा फिक्स ही रखा करो, फिक्स रखने से कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें याद रहेंगी। सिंगिंग से याद किया। अब बोले जिसको भैया रत्न मिलता था वही सिंगिंग करता था, बोले जिसको रत्न मिलेगा वही सिंगिंग करेगा, ये जो सिंगिंग करेगा अच्छी उसको रत्न मिलेगा। और इस मामले में भैया सिंगिंग करने में आगे कौन रहते थे, दास लोग रहते थे, दास लोग आगे कि नहीं। तो बोले देखो सिंगिंग करने के मामले में दास लोग आगे रहते थे, है ना, दास बनकर सिंगिंग करते थे और खूब रत्न पाते थे। तो रत्न से आपने याद कर लिया सनमुग रत्नम, ठीक, इसके हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति कौन है, सनमुग रत्नम है सिंगापुर के। और दास से आपने याद किया तरुण दास को, ठीक है। तरुण दास को क्या मिला हुआ है, सिंगापुर के जो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्होंने मानद नागरिकता पुरस्कार दिया हुआ है। अब आएगा अगर एग्जाम में
है तो गलत नहीं होगा, सीधा टिक होगा, सही आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के। अब इंडोनेशिया पर क्या है भाई, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चर्चा में इसलिए थे क्योंकि ये प्रबोतो सुबियांतो काफी पॉपुलर नाम है और ये चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि जब हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया वहां पर चीफ गेस्ट कौन था भाई, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महोदय ही थे प्रबोतो साहब, जो चीफ गेस्ट के रूप में भारत के शामिल हुए। अब उसके बाद में नौवहन प्रणाली में सुधार करते हुए, हमारी नौवहन प्रणाली का क्या नाम है, नाविक, इसमें सुधार करते हुए इसरो ने अभी 100वां प्रक्षेपण किया। अब 100वें प्रक्षेपण के रूप में यहाँ इसरो के द्वारा NVS-2 यानी कि NVS-1 पहले प्रक्षेपित कर चुका है और यह 100वीं उड़ान थी, इतना याद रखना है, इसरो की यह 100वीं उड़ान थी और 100वीं उड़ान के रूप में हमने GSLV 15 का प्रयोग किया है। रॉकेट लॉन्च व्हीकल कौन सा है हमारा, GSLV 15 है। GSLV 15 का प्रयोग करते हुए हमने NVS-2 को प्रक्षेपित किया है। साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 100वीं उड़ान है, 100वीं उड़ान में हमारी जो सैटेलाइट है वो कौन सी है, NVS-2 है और जो हमारा लॉन्च व्हीकल है कौन सा है, GSLV 15 है। ठीक है, साथ ही जो हमारे अभी के समय चेयरमैन कौन है इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण साहब। ठीक है, नारायणन साहब हमारे चेयरमैन है वर्तमान और नारायणन साहब की उपस्थिति में, इनके नेतृत्व में ये पहली जो है आपकी प्रक्षेपण था, ये पहला प्रक्षेपण था, इसरो का 100वां था, समझो बात को, इसरो का 100वां था। ठीक है, और ये जो एक है ना, ये समझ लो नारायणन साहब का ये पहला प्रक्षेपण था। ठीक है, पहला नारायणन साहब का प्रक्षेपण था और इसमें लॉन्च व्हीकल रॉकेट कौन सा, GSLV 15 यूज किया गया है। साथ ही भेजा NVS-2 को भेजा गया है हमारी नाविक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए। यह दूसरा सैटेलाइट है, NVS-1 जो है हम पहले प्रक्षेपित कर चुके हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इतनी न्यूज इतनी महत्वपूर्ण है, अगर घुमाएगा तो इसी तरीके से घुमाकर पूछ देगा, कुछ भी इसमें से डेटा उठाकर पूछा जा सकता है। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट। देखो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है आपकी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस संदर्भ में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें आच्छादन पता होना चाहिए कितना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, 3 डेटा ये महत्वपूर्ण है। देखो 21.76% जो है आपका ये वन आच्छादन है। ठीक है, उसके बाद में 3.4 जो वन है आपका, ये क्या है, वृक्षाच्छादन है और 25 पॉइंट आपका 17% ये टोटल वन और वृक्षाच्छादन है। तो आप चाहो तो ऊपर के 2 ही याद रख लो, खाली तीसरा तो जोड़कर वही आ ही जाएगा ना, वन और वृक्षाच्छादन। तो वन जो है आपके 21.76 है और जो वृक्ष है आपका 3.41% है। ठीक है, कुल भूमि का 25.17%, कितना, 25.17%। और जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसके तहत टारगेट है कि हम 33% तक आपका वन और वृक्ष आच्छादन करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। अभी हम हैं कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, 25.17 यानी कि 1/4 भागी है जो वन प्लस वृक्ष से आच्छादित है। ऐसे भी याद रखो तो थोड़ा आसान रहेगा, 1/4 मतलब 25% और 25.17% है आपका। तो ये डेटा हो गया इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो गया, तरीके से याद कर लिया हमने थोड़ा आसान बना करके। फिर बात करते हैं कितनी वृद्धि हुई है। अगर पिछली बार से 2021 की तुलना में देखा जाए, 23 की जो रिपोर्ट आई है इसमें 1445 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। कितनी, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, वन और वृक्ष दोनों के मामले में अगर पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि के मामले में कौन से हैं भाई, जहां वन और वृक्ष आवरण देखने को मिलता है, राज्य कौन से हैं। तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मध्य में देखो आपको याद कैसे रखना है, मध्य में अगर अरुण, अरुण मतलब सूर्य होता है ना, मध्य में अगर अरुण को रखोगे तो वो राष्ट्र महान बन ही जाएगा। तो मध्य से मध्य प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और महान राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, तीनों का क्रम हो गया। ठीक है, याद। तो वन और वृक्ष के मामले में अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें राज्यों के मामले में बताना है कौन से 3 राज्य, टॉप 3 आपके स्टेट्स कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण मिलता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। और अगर केवल वन आ जाएगा भैया, देखो यहां पर दिया हुआ है केवल वन अगर पूछ दे तो मध्य प्रदेश अरुणाचल तो रहता ही है, बस महाराष्ट्र को हटाकर वहां पर छत्तीसगढ़ हो जाता है। ठीक, आसान है एकदम ना। प्रतिशतता के मामले में अगर पूछे भैया परसेंटेज बताओ आपका प्रतिशतता, जैसे कि घनत्व, इसमें ऐसे समझो घनत्व, प्रतिशतता के मामले में आपको लक्षद्वीप बताना है और राज्य अगर पूछे तो मिजोरम बताना है। देखो आवरण एरिया वाइज अगर पूछ रहा है, क्षेत्रफल वाइज, तो क्षेत्रफल वाइज कौन सा है भैया, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है टोटल में। और अगर केवल वन पूछ दे भैया, फॉरेस्ट केवल बताओ, तो महाराष्ट्र हटा करके क्या कर देना है, यहां पर आपको महाराष्ट्र को हटा करके छत्तीसगढ़ कर देना है। ठीक, ध्यान रखना, बिल्कुल आसान, कंफ्यूज नहीं होना है। वन और वृक्ष के मामले में आपको मध्य, अरुण और महान राष्ट्र, ये तीनों याद रखना है। अब जब केवल वन आ जाएगा, स्पेसिफिक कर दिया ना केवल वन, तो वहां पर छत्तीसगढ़ खाली हटाना है, सॉरी वहां पर आपको महाराष्ट्र केवल हटाना है और छत्तीसगढ़ रख देना है। फिर बात आती है कितनी वृद्धि हुई लास्ट ईयर से, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, बस इतना याद रखना है। और फिर आपका हो सकता है अगर पूछ दे मैंग्रोव के मामले में, मैंग्रोव के मामले में अगर पूछा जाएगा तो आपको पश्चिम बंगाल बताना है, फिर आपका
गुजरात है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो मैंग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं वहां पर सुंदरवन का क्षेत्र है। और फिर गुजरात जो कच्छ वाला क्षेत्र देख रहे हो, तो यहाँ पर जो वेटलैंड्स हैं या यहाँ पर जो आर्द्र भूमियां हैं या मैंग्रोव वनस्पतियां हैं पाई जाती हैं। तो इसमें क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल, फिर आपका कौन सा है? दूसरा गुजरात है। एक प्रश्न और आ जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश वहां पर मौजूद है। क्या है कि वन और वृक्ष आवरण के मामले में वृद्धि, है ना, वन और वृक्ष आवरण के मामले में उपस्थिति नहीं, वृद्धि किसने की है? तो वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर तो छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, लेकिन भैया दूसरे स्थान पर अपना यूपी आ जाता है। यानी कि इतना वृक्षारोपण अगर देखने को मिल रहा है, वनारोपण देखने को मिल रहा है, तो उसका प्रभाव भी तो देखने को, रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। तो रिजल्ट दिखा है यहाँ पर। रिजल्ट दिखा है क्या कि अगर ग्रोथ के मामले में देखा जाए, इस ग्रोथ में अगर छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा कोई राज्य है जिसने वन प्लस वृक्षावरण में वृद्धि दिखाई है, तो उत्तर प्रदेश है। पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का है। दूसरा स्थान किसका है? यूपी का है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति, देखो श्रीलंका के राष्ट्रपति महोदय को दिशा दिखाने की बहुत जरूरत थी, इसलिए दिशा नायक याद रखना। हेड ऑफ स्टेट इनके राष्ट्रपति का क्या नाम है? दिशा नायक के नाम है। इतना ही महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं कतर। देखो कतर के साहब, कतर के अमीर जो थे, इनकी भी भारत यात्रा हुई। अब हमने दुबई की याद किया थी कि नहीं? दुबई, देखो मोहम्मद बिन, ऐसे नाम कठिन होते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड पकड़ा था खाली हमने। दुबई में हमने जब पकड़ा था, दान को पकड़ा था, ठीक है। दुबई में दान देते हैं, तो हमने दान से वहां पर याद कर लिया था उसके जो शेख साहब थे, ठीक है, हमदान। अब कतर में अगर पकड़ना है देखो आपको, तो कतर में आप मीम पकड़ लो, ठीक है। तो मीम पकड़ोगे, देखो अगर आप मीम ज्यादा बनाओगे तो कतर दिया जाएगा आपको, है ना। ज्यादा अगर मीम बनाओगे तो कतर दिया जाएगा। तो बोले कतर से हमने याद कर लिया शेख तमीम बिन, ठीक है। मीम से हमने तमीम को याद कर लिया। तो ऐसे कतर के भी हेड ऑफ स्टेट याद हो गए, दुबई के भी हेड ऑफ स्टेट याद हो गए। अब दान वहां दिखेगा, दुबई वाला मार देना है। अब जरूरी थोड़ी ना पूरा नाम याद करो, हमें तो एक कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ के अपना आंसर सही करना है यार। ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आंसर सही कैसे कर लिया। भाई निमोनिक अपने पास होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन नहीं है तो आंसर सही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हाँ, अगली अगली न्यूज है हमारी, एक इसी में देखो डेटा दिया हुआ है कि इसके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है, रणनीतिक साझेदारी की है। और रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में खाड़ी सहयोग परिषद पर यहाँ दिया हुआ है। खाड़ी सहयोग परिषद, जैसे गल्फ जो कॉर्पोरेशन काउंसिल है, तो ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, ये कब आई थी? 1981 में देखो ये आती है, ठीक है। वर्ष एक बार देख लेना, वर्ष मुझे क्लियर नहीं, शायद 81 ही था। एक बार आप क्लियर और कर देना गूगल करके। बाकी इसका जो मुख्यालय है सऊदी अरब में है, ठीक। कहां पर है इसका मुख्यालय? सऊदी अरब के रियाद में है। अब इस गल्फ जो कॉर्पोरेशन काउंसिल है, जो खाड़ी परिषद है आपका, इसमें 6 सदस्य हैं, देखो, ठीक है। 6 सदस्य कौन कौन है? उसमें कतर भी है, जो हम कतर देख रहे हैं ना, उनकी यात्रा हुई। तो कतर के साथ अभी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, रणनीतिक साझेदारी हुई। बोले कतर के साथ भी हो चुकी है, सऊदी अरब के साथ भी हम इस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं, यूएई के साथ भी कर चुके हैं, ओमान और कुवैत के साथ में। जो इसके 6 सदस्य है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो 6 सदस्य हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के, उनमें से 5 के साथ में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं। केवल एक ही देश है जो बहरा हो चुका है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो बहरा से हमने याद किया बहरीन, ठीक है। बहरीन ही एक ऐसा देश है जिसके साथ में अभी कोई भी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं की है। बाकी जो 5 देश हैं इसके साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं। कतर के अभी जो आपके तमीम साहब आए थे, इनके साथ भी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। 5 देश हो चुके हैं जिनके साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ से जानकारी लेनी। अगली न्यूज भाई है आपकी, ये देखो केंद्रीय मंत्री साहब के द्वारा एआई कोशा, एआई कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन एआई मॉडल। तो बेसिकली एआई के संदर्भ में डेटा वगैरह के लिए बेहतर तरीके से कैसे आप और अपने यहाँ पर उत्कृष्ट बना सकते हो एआई मॉडल को, उस संदर्भ में फाउंडेशन एआई मॉडल जो बेस तैयार करता है, या एआई कोशा हो गया जो डेटा वगैरह को कलेक्ट करता है, एआई कंप्यूटर पोर्टल हो गया, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में जलवाहन परियोजना जो आई है। देखो जलवाहन परियोजना आपको पता होना चाहिए, नेशनल वाटरवेज 1 है आपका, नेशनल वाटरवेज 2 है। तो कार्गो के संदर्भ में, कार्गो परिवहन के संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं? जल परिवहन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस जल परिवहन के प्रयोग के संदर्भ में ही भारत सरकार के द्वारा NW1 को बढ़ावा दिया जाए या नेशनल वाटरवेज 2 को बढ़ावा दिया जाए। और नेशनल वाटरवेज 1 कहां से कहां तक है भाई? ये प्रयागराज से आपका हल्दिया तक का क्षेत्र है। और वैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, ये नेशनल वाटरवेज 2 प्रयोग करता है, ठीक है। इसको भी पता होगा, धुबरी से आपका सदिया तक का जो क्षेत्र है, ये नेशनल वाटरवेज 2 के तहत आपका प्रयोग किया जाता है। इस वाटरवेज के तहत जो जलमार्ग है, हम दोनों जलमार्गों पर आपका जो शिप्स वगैरह है, जहाज वगैरह है, इनको संचालित किया जाएगा। इसी संदर्भ में 3 आपके जहाज उतारे गए हैं, एक त्रिशूल है आपका, एक AAI है आपका, तीसरा होमी भाभा है। तो 3 जहाजों को उतारा गया है ताकि कार्गो आदि के संदर्भ में कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित किया जा सके और जो जलवाहक परियोजना है इसको सफल बनाया जा सके, ठीक। क्लियर? यही महत्वपूर्ण था। फिर रेखा गुप्ता पता ही होगा कि देश, ये आपकी दिल्ली की तो चौथी 9वीं है आपकी, लेकिन अगर महिला के तौर पर देखा जाए तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद में चौथी आपकी महिला के तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक।
समझे। और दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 70 हैं, इतना जरूरी है याद रखना यहाँ पर। फिर आगे बंगाल में जो पक्षियों को लेकर के गणना हुई, इसमें पता रखना है कि लगातार जो पक्षियों की गणना के मामले में बंगाल ही टॉप कर रहा है, और बंगाल में भी जो दार्जिलिंग है जहां पर सबसे ज्यादा स्पीसीज इन पक्षियों की पाई जाती हैं, इससे ज्यादा जरूरी नहीं इसके बारे में जानना। फिर अगली न्यूज है डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग के मामले में। देखो डिजिटल पायलट लाइसेंस यानी कि लाइसेंस के मामले में पायलट को डिजिटलीकरण किया गया है, ठीक है, डिजिटल तरीके से पायलट्स वगैरह की लाइसेंसिंग की प्रणाली शुरू की गई है। अब भारत ने भी यह व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और देश भी है वैश्विक स्तर पर जिसने यह पहल शुरू की, तो चाइना है, ठीक है, याद रखना। यहाँ अगर आपसे घुमाएगा तो घुमाएगा पूछ देगा भारत ऐसा पहला देश है, ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना है, भारत भैया पहला देश नहीं है, भारत यहाँ पर दूसरा देश है ऐसा करने वाला, पहला इसके पहले चीन है जो यह कार्य कर चुका है। फिर आती है भारत की पहली जीसीसी पॉलिसी। देखो पहली समर्पित जीसीसी जो आपकी ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी है, तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी क्या है, भारत की पहली है, किस राज्य ने ये चालू की है अपने यहाँ पर नीति, किस राज्य ने ये पॉलिसी बनाई है, तो मध्य प्रदेश बताना है। मध्य प्रदेश क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश कह रहा है देखो हम अपने यहाँ पर मोस्टली इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, मोस्टली ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है टीयर 1 शहरों में किया जाता है। टीयर 1 जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये बड़े बड़े शहर है, हर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन ये जो आपकी ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी है, इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में कहा गया है कि हम जो टीयर 2 शहर हैं, यानी कि जो उससे छोटे आकार के थोड़े होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा उससे वीक होता है लेकिन बेहतर इंफ्रा होता है, जैसे लखनऊ हो गया, सूरत हो गया, इंदौर हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके टीयर 2 शहर होते हैं। बोले हम इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के तहत टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए यह नीति बनाएंगे। और किसके द्वारा नीति लागू की गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। समझ में आ गया, न्यूज क्लियर हुई, और न्यूज के संदर्भ में अगर ये आएगा तो आप आसानी से बता पाओगे। अब अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को लेकर के। देखो भैया हल्दी बोर्ड को लेकर के यहाँ न्यूज ये है कि हल्दी बोर्ड को लेकर के इसका शुभारंभ कहां पर किया गया और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया। क्योंकि हल्दी बोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हल्दी के संदर्भ में इसकी जो और स्पीसीज वगैरह है या रिसर्च है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ये तो जानने वाली कोई कठिन बात है नहीं। प्रीलिम्स के स्तर पर अगर कोई आपसे फैक्ट बनेगा तो फैक्ट सीधा बनेगा कि हल्दी का जो हल्दी बोर्ड है इसका उद्घाटन शुभारंभ कहां पर हुआ, तो ये नई दिल्ली से हुआ, लेकिन इसका जो मुख्यालय कहां पर बनाया गया है, निजामाबाद आपके तेलंगाना में बनाया गया है। कहां पर, निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, पल्ले गंगा रेड्डी। अब देखो हल्दी से आपको याद रखना है, हल्दी क्या होता है, हल्दी लगाओ तो पीले हो जाते हो कि नहीं, तो पीले से आपने पल्ले याद कर लिया, ठीक है, पीले या पल्ले, ठीक है, ऐसे याद करो। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए पहले अध्यक्ष, तो हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, पल्ले गंगा रेड्डी बने हुए हैं। कहां पर शुभारंभ, नई दिल्ली में, लेकिन इसका मुख्यालय इस बोर्ड का कहां पर बनाया गया है, निजामाबाद में बनाया गया है। और ऐसे मुख्यालय आते हैं जैसे काफी बोर्ड का आ जाता है, ठीक है, चाय बोर्ड का आपका मुख्यालय आ जाता है, ये सारे मुख्यालय आपको याद रखने चाहिए कहां पर हैं। तो अभी हल्दी बोर्ड का हम जब पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक के तौर पर सारे मुख्यालय आपको तुरंत पढ़ लेने निकाल करके, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, पल्ले गंगा रेड्डी बनाएंगे, पल्ले पीले से हमने याद कर लिया। और हल्दी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र और भी दूसरा स्थान तेलंगाना रखता है, इसीलिए हमने तेलंगाना में भी यहाँ पर बनाना उचित समझा निजामाबाद को इसका मुख्यालय, ठीक। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है, अगली न्यूज आपकी भारत की सबसे बड़ी हवाई परिचालन कंपनी है जीएमआर। अब देखो जीएमआर जो है यूएनजीसी, यूएनजीसी आपका यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इस यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गया क्योंकि जो इसके पैरामीटर थे उस पैरामीटर पर जो भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन जो ऑपरेशनल कंपनी है जीएमआर, ये शामिल हो जाती है। बस इतना महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा ये डिटेल में पढ़ने वाली न्यूज नहीं है। फिर अगली न्यूज कौन सी है भाई महत्वपूर्ण, अगली न्यूज है आपकी दार्जिलिंग चिड़ियाघर को लेकर के। देखो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला जा रहा है। अब देखो समझो यहाँ पर जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, ऐसे समझो आप यहाँ पर जो बायो बैंक है क्या है भाई, हमने पढ़ा था ना वहां पर एक्स सीटू भी आपका कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है कि आप वहां वन्यजीव को उसके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पर आप उसको संरक्षित नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो संकटग्रस्त प्रजाति है तो उसके आप डीएनए को लेकर के उसके ऊतक को लेकर के आप कहीं और संरक्षित कर सकते हो ताकि उस प्रजाति को भविष्य में संरक्षित किया जा सके। तो इसी के चलते ही बायो बैंक की स्थापना की जाती है। पहला भारत का वन्य जीव बायो बैंक जो घोषित किया गया है या खोला गया है, कहां पर खोला गया है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। क्लियर हुआ, समझ में आया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का यह पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक खुलने जा रहा है, ठीक। यह न्यूज क्लियर हो गई। फिर अगली न्यूज है केरल सरकार के द्वारा एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। जो एक्सपायरी दवाएं होती हैं, एक्सपायरी दवाओं के निपटान के लिए इनको रिसाइकलिंग किया जाएगा, है ना, इनको सर्कुलर इकोनॉमी का वही हिस्सा बनाया जाएगा। और कौन यह कदम उठा रहा है, केरल सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। बेसिकली किया क्या जाएगा और
और वो कॉर्पोरेशन कौन सा है, निगम कौन सा है, कोझिकोड है। कोझिकोड बहुत चर्चा में रहा है। देखो पीछे हमने अनुकूलतम शहर के मामले में कोच्चि के बाद देखा कि कोझिकोड शामिल हो चुका है, फिर हमने देखा था सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पर कोझिकोड चर्चा में आया। तीसरा यहाँ पर हुआ कि एक्सपायरी डेट का जो आपका मैनेज किया जाए अच्छे से, क्योंकि एक्सपायरी डेट का कैसे आप मैनेज कर सकते हो, बाहर क्या होगा, नीले कलर के डस्टबिन लगा दिए जाएंगे, यहाँ पर कोझिकोड निगम के द्वारा लगाए जाएंगे, वहां पर आप आपके घर पे अगर दवाइयां वगैरह हैं एक्सपायरी हो चुके हैं वहां पर आप डाल दीजिए, फिर वहां उनका प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है, रिसाइकलिंग में यूज कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो कोझिकोड निगम यहाँ पर आया है और ये केरल सरकार का शानदार कदम है, जो एक्सपायरी जो दवाएं हैं इनके संग्रह और निपटान के लिए परियोजना लेकर आई है। ठीक, अब उसके बाद में है देश के प्रकृति परीक्षण अभियान। देखो प्रकृति परीक्षण अभियान को जब चालू किया गया, अब इस प्रकृति परीक्षण के संदर्भ में ही 5 गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए गए हैं, और ये रिकॉर्ड कुछ ऐसे हैं कि जैसे एक सप्ताह में किसी स्वास्थ्य अभियान के द्वारा सबसे ज्यादा संकल्प प्राप्त कर लिए गए, ठीक है, एक महीने में कोई संकल्प प्राप्त कर लिए गए, तो यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स के लिहाज से बनता नहीं है कोई महत्वपूर्ण, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, जैसे भारत में पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। देखो भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, अगर सीधा प्रश्न बनेगा तो यही पूछा जा सकता है, राज्य के स्तर पर पूछ देगा, और राज्य से भी और डिटेल में जाएगा तो क्षेत्र के स्तर पर पूछ देगा कहां पर है। तो का से आपको याद रखना है कांच पुल, और का से याद रखना है आपको कन्याकुमारी, तो एकदम याद रहेगा क्लियर, का से कांच, का से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी तो पता ही है ना कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, क्लियर हो गया। अब फिर अगली न्यूज पर आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में यहाँ न्यूज है। यहाँ जो सुपर स्वच्छ लीग के रूप में यहाँ से इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इस इनिशिएटिव के तहत ही आपको बताना है कि जो बहुत छोटे छोटे शहर हैं, क्या बताना है, पूछा जा सकता है, हो सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से पूछे कि जो छोटे छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में किसने टॉप किया है, तो पंचगिनी महाराष्ट्र का है जिसने टॉप किया है। और अगर पूछा जाए 20,000 से आपके 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों में, वह भी महाराष्ट्र का है विटा, यानी कि छोटे महान राष्ट्र के छोटे शहर टॉप कर रहे हैं। ठीक, ऐसे समझो, महान राष्ट्र के छोटे छोटे शहर टॉप कर रहे हैं, जैसे पंचगिनी टॉप कर रहा है, फिर 20,000 से 50,000 के मामले में विटा शहर टॉप कर रहा है, और फिर आपका 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या मध्यम शहरों में आपका छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर आ जाता है। क्लियर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण मामले में। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े शहर हैं, यानी कि 3 लाख से जब 10 लाख की जनसंख्या में जाओगे तो ये बड़े शहरों में आपका नोएडा ने टॉप किया यहाँ पर। ठीक है, नोएडा ने यहाँ पर टॉप किया है, चूंकि उत्तर प्रदेश का है। अब उत्तर प्रदेश के मामले में पूछा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी में, तो 3 लाख से 10 लाख वाली श्रेणी में किसने टॉप किया है, नोएडा ने टॉप किया है। क्लियर, दोनों तरीके से यहाँ तैयार रहना क्वेश्चन बनने के लिए। फिर बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, मिलियन प्लस शहर होते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक होती है, तो उसमें आपका इंदौर ही टॉप करता है, फिर नवी मुंबई और सूरत है। इसमें टॉप 3 याद रखने जरूरी होते हैं, इंदौर है आपका, फिर नवी मुंबई है, और फिर सूरत है। आईएनएस याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, इंदौर, नवी मुंबई, सूरत, ये टॉप 3 हैं आपके, जो आपके स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 है, इसमें आपके मिलियन प्लस शहर के मामले में या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के मामले में टॉप कर रहे हैं। और अगर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में जाया जाए तो वहां पर उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है जिसने टॉप किया हुआ है। ठीक, क्लियर। अगली न्यूज है भाई तट रेखा को, कोस्टल रेखा को लेकर। देखो भारत की जो तट रेखा को लेकर के यहाँ न्यूज क्या आई है, भारत की तट रेखा को लेकर के न्यूज ये महत्वपूर्ण है कि अभी तक हम कितनी पढ़ते थे, भारत की जो कोस्टल लाइन है ये 7516 है, अब ये बढ़कर के कितनी हो गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई है। इसको याद रखना बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना। देखो देखो कैसे याद होती है, ध्यान से देखना। पीछे से लिखनी है कोस्टल लाइन, 8 से शुरू करनी है, 8, और ऐसा ही क्रम जहां दिख जाए एकदम सीक्वेंस वही मार देना है आंसर। 8, 9, 10 और 11 का केवल एक ही लिखना है, या 10 का 0 लिखना है और 11 पूरा लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, 8, 9 और 10 का 0 लिखा आपने और फिर 11 लिख दिया। ठीक, समझे बात को। तो ये आपकी क्या है भैया, 11,098। आगे से पढ़ोगे तो ठीक है 11,098 किलोमीटर, लेकिन इसको पीछे से लिखो ना, 8, 9, 10 का 0 लिखा और 11 लिख दिया, तो ये 11,098 किलोमीटर। अब एग्जाम में अगर आएगा तो भैया आप पीछे से तुरंत खाली देखना है एक सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ डिजिट है, तो वही हमारी कोस्टल लाइन अब बढ़कर के कितनी हो गई है, तट रेखा 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि राज्यों के मामले में, पहले राज्यों के मामले में क्या होता था, सबसे बड़ी तट रेखा तो गुजरात की रहती थी, फिर दूसरे नंबर पे जो आती थी वो आपकी आंध्र प्रदेश की आती थी, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की आती थी। तो अब ये आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है उससे ज्यादा तमिलनाडु की तट रेखा हो गई, तो हो सकता है क्रम पूछ दे, तट रेखाओं के मामले में राज्यों का क्रम पूछ दे। भूगोल में आते हैं क्वेश्चन, ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, अब चूंकि करंट में न्यूज में है तो वहां भी करंट में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको जीटीए गेम तो खेले होगा ना, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, तो जीटीए गेम याद रखना है। यही क्रोनोलॉजी है राज्यों की तट रेखा के मामले में, जीटीए। ठीक है, जी फॉर गुजरात, टी फॉर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ए फॉर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अब आपका जीटीए हो चुका है तट रेखा की लंबाइयों के मामले में, जो क्रम है, क्रोनोलॉजी है आपकी तट रेखा की लंबाई के मामले में। ठीक, समझ में आया, क्लियर हो गया।
दो महत्वपूर्ण फैक्ट आए कि लंबाई बढ़कर के 7516 से कितनी हो गई है, 1198 किलोमीटर हो गई है। राज्यों के मामले में अब देखो तमिलनाडु की ज्यादा हो गई है लंबाई, तटरेखा की लंबाई, तो इसीलिए जीटीए अब आपका कोड हो चुका है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, इतना ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर आते हैं डीप ओशन मिशन के मामले में। देखो डीप ओशन मिशन भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। समुद्र के नीचे यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि 6000 मीटर गहराई तक जाना है और वहां तक अन्वेषण के कार्य जितने भी हैं, समुद्री संसाधनों का बेहतर तरीके से कैसे दोहन किया जा सके उसको प्रयोग करना है, क्योंकि भारत की लंबी तटरेखा है, तो भारत के पास बड़ा विस्तार है समुद्र का, ईएजेड बड़े विस्तार बड़े पैमाने पर भारत में मौजूद है, तो इसके लिए हम समुद्री जो संसाधन है इसका बेहतर ढंग से प्रयोग करें। इसके लिए जो मिशन आया, डीप ओशन मिशन आया, और इस डीप ओशन मिशन के तहत ही मत्स्य 6000 है ना, मत्स्य 6000 जो है यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें 6000 मीटर की गहराई तक जाकर के हम, वो भी कैसे, मानव युक्त हम जाएंगे और 6000 मीटर की गहराई तक जाकर गहरे समुद्र में पनडुब्बी को भेज करके हम क्या करेंगे, समुद्री अन्वेषण के कार्यों को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तभी भारत जो ब्लू इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है इसको भी सफल बनाया जा सकता है, और जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमारी 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है ना, इसमें आपका ये जो ब्लू इकोनॉमी है यह बड़ी भूमिका अपनी निभा सकती है। क्लियर, समझ में आया? तो फैक्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हो गया होगा। अब बाल विवाह के मामले में यहाँ ये दिया हुआ है कि भैया बाल विवाह पर जो रिपोर्ट आई है, यह समय से पूर्व बच्चा पैदा करने के मामले में कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे यहाँ पर भारत में ये बता देना है कि बाल विवाह के मामले में 8.38% जो महिलाएं हैं जिनका बाल विवाह किया जा रहा है, और 19 साल से पहले मां बनने के मामले में केस कितने हैं, 3.62%। ठीक, भारत में कितने केस हैं, 8.38% ऐसी अभी भी महिलाएं हैं जिनका बाल विवाह कर दिया जाता है, और 3.2% यानी कि 3 महिलाएं अभी भी ऐसी हैं 100 में से जो 19 साल से पहले ही मां बनती हैं। ठीक है, मां बनने वाले जो केसेस देखे गए हैं, तो इस मामले में जो रिपोर्ट आई है महत्वपूर्ण डेटा यही था। अब शिशु मृत्यु दर के मामले में, शिशु मृत्यु दर के मामले में यूएन की रिपोर्ट आती है और यह पाया गया कि भारत में 70% तक की कमी देखने को मिली है। सीधा डेटा पूछेगा उठा करके कि भारत में जो यूएन रिपोर्ट आई इसमें शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत में कितनी कमी देखने को मिली, तो 70% तक कमी देखने को मिली। और इसमें बताया भी रिपोर्ट में गया कि भारत सरकार के द्वारा जैसे आयुष्मान भारत स्कीम लागू की गई, ठीक है, उसके अलावा भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किए गए, इसके चलते बड़े स्तर पर भारत में बच्चों को वैक्सीनेशन कर दिया गया। ठीक है, अब इस कारण ही बच्चों में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी, भारी कमी देखने को मिली, और भारी भी नहीं, कितनी, 70% के आसपास लगभग कमी देखने को मिली है भारत में। तो ये महत्वपूर्ण है डेटा जानना। कारण यूएन ने स्पष्ट किया अपनी रिपोर्ट में, वो कारण जानने आपके लिए भी इतना ही, खाली जितना जानकारी तौर पर जरूरी था, बाकी डेटा क्या जरूरी है जानना, 70% तक यहाँ कमी देखने को मिली है। रामसर साइट्स यहाँ देखो बोला था ना कि जनवरी के महीने में आपके 4 रामसर साइट्स जुड़े हुए थे। अब इन 4 रामसर साइट्स के साथ साथ यहाँ पर तो हुए थे आपके 89, अब 89 के साथ 2 हमने राजस्थान के और देख लिए। वर्तमान समय में हमें लेटेस्ट एकदम अपडेट रहना है, 91 हमारे पास रामसर साइट्स हैं। डिटेल स्टैटिक हमने देख लिया था कि रामसर कन्वेंशन भारत कब शामिल हुआ। एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण मिल गई स्टैटिक वाली, कि जो तमिलनाडु है, अगर तमिलनाडु में देखा जाए देश के सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर मौजूद हैं, तमिलनाडु में मौजूद हैं। और कितने हैं भैया, 20 हैं यहाँ पर वर्तमान समय में। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं सर्वाधिक। कौन सा राज्य अगर पूछा जाएगा, तमिलनाडु है। कितने हैं टोटल, 91 हैं। क्लियर, तो ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया जो राष्ट्रीय वाला संस्करण था। ठीक है, अब राष्ट्रीय संस्करण अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही अब हम लोग आगे अंतरराष्ट्रीय संस्करण इसके बाद देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, जो घटना सार है अच्छे से रिवाइज करके। और यहाँ मैक्सिमम चीजें हम वो कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर, बहुत डिटेल से नहीं करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि टाइम कम है, समय कम है भाई, और समय कम होने के साथ साथ हमें रिवीजन भी वही फैक्ट करने हैं जो एग्जाम में हमारे काम आए। ठीक है, अब सारे नहीं, लेकिन इसमें से जरूरी तथ्य हैं वही तो हम लोग करेंगे डिस्कस, और जरूरी तथ्यों में से इसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ज्यादा इधर उधर की बातें करनी नहीं है। तो अब कमेंट सेक्शन वगैरह बहुत ही शानदार, मजा आ गया है ना, कमेंट वगैरह देख करके काफी अच्छा रिस्पांस रहा। और आगे फिर आप बताना कि ये जो राष्ट्रीय संस्करण पूरा कर लिया है हमने, तो घटना सार को लेकर के अब चीजें अच्छे से हो रही हैं, चीजें रिवाइज हो रही हैं, याद भी हो रही हैं, क्योंकि बीच बीच में वो भी फैक्ट जो रहते हैं जहां याद हो सकती हैं चीजें, निमोनिक वगैरह के माध्यम से वो भी प्रयास की जाती है कि वो भी याद करा दी जाए आपको। ठीक है, तो अपना फीडबैक वगैरह दिया करो, तो उसके बाद ही चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। हाँ ठीक है, सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। चलिए फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।